हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.10 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज 7.10 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस है ना, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो वैसे तो आपको सब्सटीट्यूशन से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना आता है। एक्स वाली किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम टी रखते हैं, फिर लास्ट में टी की जगह वापस वो वैल्यू डाल देते हैं एक्स में, फिर से आंसर आ जाता है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, यहाँ पर मतलब वापस लौट के नहीं आते। ऐसा कुछ होता है ए टू बी, समझो कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है। फिर क्या हुआ, हमने लगा दिया सब्सटीट्यूशन। एक्स की बड़ी सी कोई वैल्यू है, उसकी जगह हमने रख दिया छोटा सा टी, सिंपल सा। तो फिर क्या करेगा, ये जो पूरा जो अपना फंक्शन है, पूरा इंटीग्रेशन है, वो ऐसा हो जाएगा। मान लो कि एफ ऑफ एक्स की जगह फिर नया टाइप का, नई शक्ल का फंक्शन बन गया जी ऑफ टी, और डी एक्स की जगह आप जानते हो कि डी टी आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस तरीके से ये लोअर लिमिट उठा के मैं यहाँ रखूँगा, तो मुझे टी की नई वैल्यू मिल जाएगी, वो भी लोअर लिमिट होगी। समझो कि यहाँ पे सी आंसर आ गया। ऐसे में बी अपर लिमिट उठा के यहाँ पे रखूँगा इस फॉर्मूले में, समझो कि टी की फिर मेरे को नई वैल्यू मिल जाएगी, वो है डी। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज हो जाती है। अगर हम लिमिट्स को भी चेंज कर देते हैं, फिर हमें वापस लौट के एक्स में आने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पे फंडा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका हमें बताना क्या होगा। तो देखो यार, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, मतलब वन समझ लो। ये डी एक्स तो चलो होता ही है, वन अपन क्वाड्रेटिक है ना, और नीचे वाली क्वाड्रेटिक का ऊपर डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है। तो ऐसा मत करना कि आप अभी से इसको नीचे वाले को टी बोल दो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें। तो देखो यार, एक काम तो है यहाँ पर कि नीचे की तरफ क्वाड्रेटिक है ना, अगर हम फॉर्मूला लिस्ट उठा के देखें तो क्वाड्रेटिक वाले ये 3 फॉर्मूला होते हैं जिन पे अंडर रूट नहीं लगा होता। यहाँ पर भी अंडर रूट नहीं है ना, इसलिए मैं इनसे मैचिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कि यार, इनमें से अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, पहली चीज़ यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये एक्स भी है साथ में ना, प्लस का ये एक्स भी है। तो इस एक्स को मैं यहाँ पे किसी एक्स की जगह है क्या, नहीं है। तो ये इस एक्स को हमें इस एक्स स्क्वायर के साथ ही रख के एक एक्स स्क्वायर, मतलब एक वेरिएबल का स्क्वायर टाइप से इसको रखना पड़ेगा, हमें किसी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स समेट के एक जगह कैसे आ सकता है, इसको हमें समेटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कैसे लगाते हैं, 10th क्लास में करते थे इसके क्वेश्चंस, कि एक्स कोएफिशिएंट का आधा, फिर वो ऐसा कुछ कर करा के ना। देखो हम भी काम चालू करते हैं। आई इक्वल टू, ये क्या हो गया, 0 to 2, ऊपर है डी एक्स, नीचे की तरफ। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट होता है इसको आप अलग रख लो। तो 4 में आगे आगे रख लेता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन नेगेटिव है। अब ये बच गया एक्स, और ये बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ऐसा हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। ठीक है, इन दोनों को मैंने बाद में लिख दिया, 4 को मैंने आगे लिख लिया। अब क्या किया जाए। अब देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ना, माइनस, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, -2 -3 कुछ भी हो, -1 ही क्यों ना हो, वो कॉमन ले लो। पूरे में से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट इधर इनकी माथापच्ची में ये कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है, कांस्टेंट अलग ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 to 2 डी एक्स अपॉन 4 माइनस, यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब हम आगे और बढ़ते हैं। तो देखो कुछ ऐसा करेंगे, 0 to 2 डी एक्स अपॉन, 4 की जगह 4 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1। माइनस एक का माइनस तो भूल जाओ, मतलब उसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 समझ लो आप। 1 का आधा क्या हो गया, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ दो, और 1/2 का स्क्वायर घटा दो। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए घटा दिया। अब यहाँ पर देखो, जो प्लस वाला है वो तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने में मदद करेगा, जो माइनस वाला है उसको आप बाहर निकाल लो। ठीक है, क्योंकि अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो कैसा बनेगा, देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, ऊपर की तरफ डी एक्स, नीचे ये है 4, तो ये 4। ये जो माइनस वाला 1/4 है ना, 1/2 का स्क्वायर बोले तो 1/4, माइनस का 1/4 जब बाहर आएगा तब ये माइनस उसका स्वागत करेगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 1/4 जो बाहर निकलेगा उसको मैं 4 के साथ ही रख देता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट भाई भाई, यहाँ पे माइनस है, माइनस। अब मैं इसको लिखूंगा, इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन के बाहर अभी भी माइनस है, तो वो माइनस यहाँ पर है। अंदर क्या आएगा, ये है कंप्लीट स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे तो ये है a - b का होल स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स,
बी का काम कौन कर रहा है 1/2, और ये जो माइनस एक्स है ना ये -2ab है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे है। तो ए का काम एक्स माइनस बी का काम 1/2, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा कांस्टेंट इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेके बताता हूँ क्या बनेगा। आई इक्वल टू हो गया 0 to 2, ऊपर की तरफ dx, नीचे की तरफ 4 चौक 16 और एक 17, यहाँ पे 17/4 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस और ये ब्रैकेट x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब आप इससे मैचिंग करा सकते हो कि ये कौन सा फॉर्मूला टाइप का बन रहा है। देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ये रहा ए स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, और ये फिर वेरिएबल का स्क्वायर है, यहाँ पर भी अपना वेरिएबल पार्ट का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन ये तो इस वेरिएबल के अंदर सिंपल सा x नहीं है, जैसे यहाँ पे सिंपल सा x है। अगर यहाँ पे सिंपल सा t होता तब भी मैं इस टाइप का फॉर्मूला लगा देता, लेकिन अब क्या करेंगे, इस बड़े से एक्सप्रेशन को मैं छोटा सा सिंपल सा t मान लूँगा, ताकि इस फॉर्मेट की और इस फॉर्मेट की एग्जैक्ट मैचिंग हो सके। ए स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा और एक्स स्क्वायर की जगह वो, इसको अगर मैं टी मानूंगा अंदर वाले को तो वो टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इधर लिख देता हूँ मैं बाय सब्सटीट्यूशन। क्या होगा, यहाँ पे x माइनस हाफ को मैं t बोलूँगा, इसको अगर मैं इसकी जगह t लाऊंगा तो फिर dx की जगह भी dt आएगा, तो डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेते हैं। x का क्या हो गया dx, हाफ का 0, t का dt, तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अच्छा देखो दोस्तों, मैंने इसका जुगाड़ कर लिया, dx से इसका जुगाड़ भी कर लिया, इसकी जगह dt रख देंगे, लेकिन अब लिमिट्स का जुगाड़ भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर लिमिट्स भी चेंज कर देंगे तो फिर हमें वापस x में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे, उसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ, एक तो ओल्ड लिमिट्स और एक न्यू लिमिट्स। ओल्ड भी कौन सी, एक तो अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट ऐसे। तो ओल्ड अपर लिमिट क्या है 2 और लोअर लिमिट क्या है 0, तो ओल्ड में 2 एंड 0 आ जाएगा। न्यू लिमिट्स, देखो ओल्ड है तो ओल्ड वेरिएबल क्या था x था, तो ओल्ड लिमिट्स मतलब x की वैल्यूज़ है वो। न्यू वेरिएबल क्या है t है, तो न्यू लिमिट्स मतलब किसकी वैल्यूज़, t की वैल्यूज़। खैर यहाँ पर t की हमें नई वैल्यूज़ निकालनी है। देखो अपर लिमिट क्या है, पुरानी वाली 2 है, वो 2 उठाकर मैं अगर इस फॉर्मूले में लिखूंगा x से t लाने वाले में, तो मेरे को t की अपर लिमिट मिल जाएगी, अपर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट से लोअर लिमिट। तो 2 इसमें रखो, 2 माइनस 1/2, 2 माइनस हाफ, तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, है ना। 2 में से आधा माइनस करेंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 बोले तो 3/2। अब ये 0 है, ये लोअर लिमिट उठा के इसमें रखूँगा, तो 0 माइनस हाफ इक्वल टू माइनस हाफ, ये हमें न्यू लोअर लिमिट मिल गई। तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, मतलब चारों चीज़ें सब्सटीट्यूट कर दो इसके अंदर, इसकी नई शक्ल क्या बन जाएगी, ऐसी हो जाएगी, आई इक्वल टू 0 to 2 के बजाय हो जाएगा लोअर लिमिट माइनस हाफ से 3/2, ये वाले लगाओ, माइनस हाफ से 3/2। ऊपर की तरफ dx तो dx की जगह dt आ जाएगा, dt डिवाइड बाई 17/4 है ना। इसको भी आप जैसे यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, किसी कांस्टेंट ए का स्क्वायर है, तो आप इसको भी किसी का स्क्वायर की तरह लिख लो। जैसे ये क्या बन जाएगा 17/4, इसका हो ये किसका स्क्वायर होगा, खुद के अंडर रूट का स्क्वायर, तो 17 का अंडर रूट क्या हो जाएगा √17 और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो इसका स्क्वायर जब आप सोल्व करोगे तो यही पाओगे, माइनस की जगह माइनस, x माइनस हाफ उसकी जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा t² ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर लग जाएगा अपना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये किस टाइप का पैटर्न है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस ये वेरिएबल है बोले तो x² बराबर क्या होता है 2a log ऑफ मॉडुलस ए स्क्वायर माइनस x² है ना, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट तो हम इनडेफिनेट में लगाते हैं, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा तो हम c नहीं लगाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा i इक्वल टू, अच्छा अब लिमिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन बना ही दिया, तो एक मैं बड़ा सा ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पर 1/2a, 1/2a, a की जगह क्या आएगा √17/2, √17 डिवाइड बाई 2, फिर क्या है log मल्टीप्लाई बाय log मॉडुलस a माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा √17/2 माइनस टी डिवाइड बाई a प्लस एक्स, a का काम ये कर रहा है √17/2 प्लस एक्स, तो x मतलब क्या है वेरिएबल t आ जाएगा ऐसे, ब्रैकेट क्लोज। अब ये लिमिट्स हम लगा देंगे, ये लोअर लिमिट यहाँ नीचे लिख देते हैं, लिख ही देते हैं बस, यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यार एक काम करता हूँ मैं,
इसको मैं अगले पेज में लिखता हूँ और थोड़ा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। जैसे ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर 1/√17 बचेगा, उसको मैं इन सब मोमाया से बाहर निकाल लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, और एलसीएम एलसीएम कट जाएगा क्योंकि ऊपर वाले का एलसीएम भी 2, नीचे वाले का भी 2। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करके अगले पेज में लिखता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये बन गया अपना i = 1/√17 log, ये 1/√17 बाहर ले लिया मैंने, log यहाँ पे एलसीएम ले लिया, जो /2 था ना वो इसके पास तो आ ही गया एलसीएम लेने के बाद, और जो एलसीएम था वो ऊपर नीचे दोनों का कट गया। अब मैं सबसे पहले 3/2 इसमें रख दूंगा, तो देखो ऐसा हो जाएगा i = ये जो 1/√17 है ये इस सारी मोहमाया से बाहर है, तो इसको ऐसे रहने दो अलग ही। सबसे पहले मैं log ये पूरा लिखूंगा विद t = 3/2, तो log मॉडुलस यहाँ पे देखो क्या आएगा, √17 माइनस यहाँ पे आएगा 2t, देखो 2t, तो 2 इंटू टी की जगह क्या रख रहे हैं इस बार, 3/2 रख रहे हैं हम, 3/2। तो आप देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 2t की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, √17 प्लस 2t, तो +3 बन जाएगा। फिर माइनस, अब मैं -½ यहाँ पे रखूँगा, तो 2t का क्या बनेगा, 2t, एक्चुअली मैं t की जगह तो रखूँगा, यहाँ पे 2t है तो आप अलग से निकाल लो, 2t, 2 इंटू -½ तो हाफ से हाफ कट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखो ऐसा हो जाएगा, माइनस तो मैंने लगा ही दिया क्योंकि घटाएंगे। फिर log मॉडुलस यहाँ पे √17 फिर है -2t, -2t की जगह आएगा -1, तो -2t की जगह आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 2t है तो उसकी जगह -1 आ जाएगा। √17 तो आएगा ही आएगा, मॉडुलस खत्म और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसका क्या करें, तो अभी फ़िलहाल तो रुको, यहाँ पे पहले वो चीज़ लगा दो, log m माइनस, क्योंकि अलग अलग बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है ना, log m माइनस log n लगा दो, तो आंसर क्या आएगा, log m/n आएगा। तो m का काम कौन कर रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, n का काम कौन कर रहा है, ये इतना बड़ा पूरा एक्सप्रेशन। तो दिस अपॉन दिस, प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे आएगा, ये लगा रहा हूँ मैं। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, i = 1/√17, 2 log थे ना अलग अलग, वो एक ही log में कन्वर्ट हो गए, तो log ऑफ मॉडुलस इसके अंदर ही लिख लूँगा मैं सारा, ये प्लस वाला ये ऊपर आएगा, √17 - 3 डिवाइड बाई √17 + 3, ऐसा हो गया। फिर डिवाइड बाई ये वाला एक्सप्रेशन इसके नीचे आएगा। तो आपको पता है कि यार जैसे होता है ना कि जैसे ये चार ऐसी सिचुएशन है, a/b/c/d, तो जो नीचे वाला c/d है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, c/d का क्या बन जाएगा, d/c हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो कि इसके नीचे आता, तो उसको मैं इसके बगल में ही लिख देता हूँ, लेकिन इसका उल्टा करके, माइनस वाला ऊपर आ जाएगा और प्लस वाला नीचे आ जाएगा, √17 - 1 और √17 + 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा, बाहर क्या है 1/√17 log ऑफ मॉडुलस के अंदर क्या चलेगा, देखो 17 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर √17 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का √17 आ जाएगा, -3 इंटू √17, -3 √17 आ गया। फिर -3 - 1 ये बन जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे वाले को, तो 17 ये 17 बन जाएगा, फिर ये प्लस, अच्छा सब कुछ प्लस का आ जाएगा, रूट कितना हो गया, √17, अब इसको करूँगा तो प्लस का 3 √17 और 3 × 1 ये प्लस का 3 बन जाएगा, ऐसा हो गया। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा और इकट्ठा करते हैं, तो i = बाहर है 1/√17 log ऑफ मॉडुलस, 17 और 3 ये 20 हो गया, और -1 - 3 ये माइनस का 4 √17 हो गया, डिवाइड बाई 17 और 3 20 हो गया, और नीचे भी 4 √17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, एक काम कर लो बहुत आसान सा, कि यहाँ पर जो ऊपर से 4 कॉमन ले लो, नीचे से 4 कॉमन ले लो, काट दो, क्योंकि 20 में भी 4 है और यहाँ पे 4 तो दिख ही रहा है। तो आगे इसको मैं रेशनलाइजेशन करूँ, क्योंकि ऊपर नीचे की तरफ अंडर रूट वाली चीज़ है ना, इर्रेशनल नंबर, तो रेशनलाइजेशन तो मैं करूँगा, उससे पहले डेटा छोटा हो जाए तो बढ़िया ही है। तो ऊपर से 4 कॉमन लेके, नीचे से 4 कॉमन लेके मैं काटूंगा, तो देखो कैसा मिलेगा, 1/√17 log ऑफ मॉडुलस। ऊपर से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5, माइनस ये हट गया, ये बचेगा √17 डिवाइड बाई,
नीचे से 4, अच्छा वो 4 कॉमन लेके मैंने काट दिया, समझ लो काट दिया, तो क्या जो बचेगा वो बस लिख रहा हूँ 5 + √17। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो मॉडुलस कंप्लीट कर दूँ और अगली स्टेप में रेशनलाइजेशन कर लूँ, लेकिन आप किसका वेट करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर ही दो ना रेशनलाइजेशन। नीचे क्या है, प्लस का साइन है, तो फिर मैं किससे, माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। 5 - √17 से डिवाइड कर दिया और 5 - √17 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लगा दिया मैंने मॉडुलस। ठीक है, रेशनलाइजेशन की तैयारी भी मैंने कर ली। तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/√17, फिर log ऑफ मॉडुलस, ये a - b तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर b स्क्वायर हो गया प्लस का, तो √17 का स्क्वायर 17 हो गया, फिर -2ab, तो 2 × 5 × √17, तो 10 √17 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे a + b a - b, तो a स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस b स्क्वायर मतलब √17 का स्क्वायर 17 आ गया, ये हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 1 / कितना √17 log ऑफ मॉडुलस, 25 और 17 कितना हो जाएगा, ये 17, इसको आप ऐसे समझ लो 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है ना, 42 बन जाएगा ये ना। तो 42 - 10 √17 डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा, 25 - 17, 5 ज़्यादा 3 कम, तो ये 8 बचेगा, ऐसा हुआ। अब ऊपर से जो कॉमन आके कट सकता है वो काट लो, 42 10 है और नीचे 8 है, तो 2 कॉमन आके काट देंगे, तो आई इक्वल टू क्या बचेगा, 1/√17 log ऑफ मॉडुलस। 2 ऊपर से कॉमन लिया तो बचेगा 42 की जगह 21 बचेगा, 10 की जगह 5 बचेगा, √17 डिवाइड बाई नीचे से 2 कॉमन लेके काटा तो नीचे 4 बच जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। तो कैलकुलेशन बहुत लंबी है, करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन भी मतलब आएगा तो अच्छे मार्क्स में आएगा, कोई ऐसे छोटे मोटे मार्क्स में नहीं आएगा। तो कैसे कैसे किया हमने, सबसे पहले हमें नीचे की तरफ क्वाड्रेटिक दिखा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया, ऐसा हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। फिर जो छोटी सी चीज़ थी उसको मैंने टी बोल दिया, और टी बोलने के बाद में डी एक्स को भी चेंज कर दिया, पुरानी लिमिट्स को भी मैंने चेंज कर दिया। फिर पूरा क्वेश्चन टी में हो गया, लिमिट्स भी चल रही है साथ ही साथ, जहाँ इंटीग्रेशन पॉसिबल हुआ जैसे यहाँ पे हुआ, और लिमिट्स इसमें डाल देंगे हम। तो लिमिट्स डालने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे ये 3/2 -1/2 डाल दिया, उसके बाद में प्योर कैलकुलेशन है, उसके बाद में इंटीग्रेशन की नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, घटाना, ये सब आना चाहिए। ठीक है, और रेशनलाइजेशन आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 dx/x² + 2x + 1। तो नीचे की तरफ फिर से क्वाड्रेटिक, एक टाइप से 1/क्वाड्रेटिक पैटर्न है। तो नीचे जो क्वाड्रेटिक है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, कर लेते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था ना वैसा ही। तो लिमिट्स है -1 to 1, ऊपर dx, नीचे की तरफ देखो यहाँ पे x² पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। x² प्लस यहाँ पे 2x, तो 2x। अब x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, 2 का आधा कितना हो गया, 1, 1 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है ना, तो 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। इससे बढ़िया ना इस 5 से आप 1 उधार ले लो भाई, ये दोनों x² और 2x, ये जाके 5 को बोलेंगे कि हमें एक 1 दे दो, और आप बन जाओ 4, है ना। 5 में से 1 अलग कर देंगे तो फिर वहाँ पे 4 ही तो बचेगा। उससे क्या होगा, 5 बचेगा, उससे क्या होगा, उससे ना हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 की ही ज़रूरत थी तो 5 ने दे दिया 1। अब ये क्या बन जाएगा, ये आप देखोगे तो a² + 2ab + b² हो गया, इसको आप 1 का स्क्वायर समझ सकते हो। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर हो गया। ये देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 dx अपॉन नीचे ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस कोशिश करो 4 को भी किसी का स्क्वायर लिख दो तो ये बन जाएगा 2² बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे जो x + 1 है इसको t बोल देता हूँ, क्यों, क्योंकि अपने पास में जैसे 1/क्वाड्रेटिक वाली ये फॉर्मेट्स है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो अपना क्वेश्चन है ना वो इससे मैच हो रहा है। x² मतलब वेरिएबल का स्क्वायर, ये आ गया, फिर a² बोले तो कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, ये इससे मैच हो रहा है ना, ये दोनों। तो समझ गए। अब ये x + 1 की जगह सिंपल सा t आ जाएगा। वैसा तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी x + 1 आ जाएगा x की जगह, लेकिन क्योंकि इस एक्सरसाइज में सब्सटीट्यूशन सिखाने की कोशिश की जा रही है तो उस फीलिंग को समझते हुए हम यहाँ पे x + 1 को t बोलेंगे।
यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x+1 को मैं t बोलूँगा, तो फिर dx का जुगाड़, तो x का dx हो गया, 1 का 0 हो गया और t का dt डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं लिमिट्स का जुगाड़ भी करूँगा, ओल्ड लिमिट्स न्यू लिमिट्स क्या है, और वो भी कौन कौन सी, दो कैटेगरी है, एक तो अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुरानी वाली क्या है 1 और लोअर लिमिट -1, तो 1 -1। न्यू लिमिट्स निकालने के लिए मतलब t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। t का फॉर्मूला क्या है x+1, तो ये 1 उठाओ इस फॉर्मूले में डालो, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। जब आप -1 डालोगे वो यहाँ पे रखोगे, -1 + 1 कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, 0 बराबर t हो जाएगा। ठीक है, तो पुरानी वाली अपर लिमिट से हमें नई वाली अपर लिमिट मिल गई, पुरानी वाली हमें लोअर लिमिट से नई वाली लोअर लिमिट मिल गई। पहले हम -1 to 1 लिखा करते थे ना, अब लिखेंगे हम 0 से 2। ऊपर dx है उसकी जगह dt आ जाएगा, नीचे x+1 का होल स्क्वायर है, अब वो t का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है तो आएगा आएगा। तो जो भी अभी मैंने बोला वो ऐसा कैसा मैं अगले पेज में लिख देता हूँ विद सब्सटीट्यूशन। तो देखो दोस्तों, अपना क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, i बराबर -1 to 1 इसका बन जाएगा 0 से 2, 0 से 2, जो dx उसकी जगह dt डिवाइड बाई x+1 की जगह t आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर बोले तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ। ये ऐसा होता है dx/t की जगह बोले तो वेरिएबल तो x² + a², इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में c आता है, लेकिन अपने वाले जो ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम c नहीं लगाएंगे। देखो इसका क्या बन जाएगा, i = 1/a, a का काम कौन कर रहा है, ये 2, a बराबर क्या है 2 है, 1/a बोल तो 1/2, फिर tan इनवर्स x/a, x वेरिएबल है, t तो यहाँ पे बन जाएगा t/a, a कितना है 2, ऐसा हो गया। लिमिट्स क्या लगेगी 0 से लेके 2 तक। अब आप ये जो 1/2 है ना, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, इसको तो इन सब झंझट से बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई में तो वो बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा i = 1/2, अंदर बचा tan इनवर्स t/2 और लिमिट्स 0 to 2, हाफ बाहर है। सबसे पहले हम 2 इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2/2, तो वो कट के 1 आ जाएगा माइनस। अब मैं 0 रखूँगा तो tan इनवर्स 0/2 क्या बन जाएगा 0, ऐसा बन जाएगा। tan इनवर्स 1, tan 45 डिग्री होता है 1, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री बोले तो π/4, और tan इनवर्स 0, तो इसका आंसर तो आपको पता है ये 0 ही होता है, tan 0 0 होता है, तो ये एंगल आ गया 0। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रख देता हूँ, तो i = बाहर की तरफ है 1/2, अंदर की तरफ यहाँ पे आ गया π/4 -0, 0 का कोई मतलब नहीं है, π/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया π/8। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्वाइट इजी हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झंझट मतलब पड़ा नहीं इसके अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 8, i = इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1/x - 1/2x² डॉट e⁻²x × dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूशन से ये लिमिट्स वगैरह तो चेंज कर देंगे, लेकिन इसका ये बताओ कि इसका हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। तो दोस्तों देखो, याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पे उठाया वापस से। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दो, इसको सेकंड फंक्शन बोल दो, नहीं, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो मैं हिंट बता देता हूँ कि ऐसी चीज़ें दिमाग में कब आती है। तो ये जो फॉर्मेट है, जब भी आप समझ लो, जब भी e⁻x या कुछ भी हो e⁻ में, उसके साथ में बगल में बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ या फिर कैसे भी एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आता है, तो समझना यही फॉर्मेट लगेगा। e⁻x यहाँ पर आएगा f(x) + f'(x) डॉट dx, ऐसा फॉर्मेट होगा। इसका जो आंसर होगा वही अपना डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। आंसर क्या होगा उससे पहले एक बार दोबारा इसको समझो, ये क्या फॉर्मेट है। e⁻x आपको मिलेगा और ब्रैकेट में एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन होगा, सिंपल भी हो सकता है, लेकिन आपको ये पहचानना जरूरी है कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई एक फंक्शन है, कोई सा भी एक फंक्शन बगल में पड़ा हुआ है, उसी का डिफ्रेंशिएशन उसके बगल में पड़ा रहना चाहिए। आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट मिल रहा होगा, जैसे 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है, लेकिन यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी e⁻x की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो e⁻2x है, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी मेन चीज़ है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन निकलेगा कैसे। हमें इसको
मतलब कौन सा टारगेट लेके उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें ये पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है सीधा सीधा ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं बस दोनों, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आंसर होता है इस फॉर्मेट का। ये हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, एक बहुत शानदार फॉर्मेट बनता है, वो ये होता है ई की पावर एक्स के साथ में एफ ऑफ एक्स और प्लस उसी का डिफरेंशिएशन बगल में होता है। देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ई की पावर क्या है, एक्स है, यहाँ पर ई की पावर क्या है, 2x है। तो मैं 2x को सिंपली एक x बनाने की कोशिश करूँगा, तो मैं 2x को एक सिंपली t मान लूँगा, ठीक है। यहाँ पर ई की पावर t जैसा बन जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, लेट 2x इक्वल टू टी, समझ गए। उसको एक सिंपल सा बनाने के चक्कर में मैं 2x को t मानूंगा क्योंकि वो 2x है। जब मैं 2x को t मानूंगा तो एक टाइप का सब्सटीट्यूशन स्टार्ट हो गया। तो 2x को हटाऊंगा, फिर x की जगह भी मैं ये रखूँगा, देखो और फिर dx को भी हटाऊंगा, लिमिट्स पुरानी वाली लिमिट्स भी नई t के लिमिट्स के रूप में बनेगी। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा dx बराबर t का dt हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 उधर चला जाएगा, t/2 हो जाएगा। और अच्छा लोअर लिमिट अपर लिमिट वो, तो ओल्ड लिमिट्स क्या है और न्यू लिमिट्स क्या होगी वो देखेंगे। अपर लिमिट की बात करेंगे एंड लोअर लिमिट की बात करेंगे। देखो ओल्ड लिमिट्स क्या है, अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 1, तो यहाँ पे 2 और 1। न्यू लिमिट्स के लिए हमें नए वाला जो वेरिएबल है t उसको समझना पड़ेगा, ये है t की वैल्यू क्या है, 2x है। तो पुरानी वाली जो ओल्ड अपर लिमिट है ना, वो 2 उठा के इसमें डाल लो तो अपर लिमिट मिल जाएगी नई वाली, 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। ये t की वैल्यू क्या होगी, 4। ओल्ड मतलब x की वैल्यू और न्यू मतलब t की वैल्यू, नया वेरिएबल है ना t, इसलिए। अब लोअर लिमिट 1 है ना, 1 उठा के यहाँ पे डालो तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। अब पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, देखो ये चेंज हो जाएगा आफ्टर सब्सटीट्यूशन, ऐसा दिखेगा i इक्वल टू 1 टू 2 1 टू 2, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया, 2 से 4 हो जाएगा, न्यू लिमिट्स 2 से 4। फिर यहाँ पर क्या है, 1/x है, 1/x आएगा, नीचे की तरफ क्या आएगा, x आएगा, x की वैल्यू क्या है, t/2, तो यहाँ पे आ जाएगा t/2 माइनस, फिर है 1/2x², तो 1/2x², x की जगह क्या आएगा, वही t/2 आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, तो ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या, e की पावर 2x, तो e की पावर 2x की जगह तो t माना ही था, ऐसा बन गया। फिर dx, देखो यहाँ से dx निकाल लो, dx निकालोगे तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा dx इक्वल टू dt/2, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये सारी अपनी वही सब्सटीट्यूशन की बातें हैं सारी, ये और ये दोनों। तो dx की जगह dt/2, तो dt में यहाँ लगा देता हूँ और जो 1/2 है उसको मैं बाहर लगा लेता हूँ, ठीक है, dt/2 लिख लिया। इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं ना सबको बाहर निकाल लो यहाँ से, बहुत बहुत यहाँ पे होच पोच हो रहा है। तो 1/2 2 to 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/t हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो t का ऐसा हो गया 1 नीचे है t का स्क्वायर, लेकिन नीचे है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बोले तो 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और नीचे ये वाला 2, ये 2 उस 4 को काटेगा तो नीचे ऊपर की तरफ 2 बचेगा, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ 2 बचेगा, क्योंकि 4/2 होगा ना, इसलिए डॉट e की पावर t dt। ऊपर से 2 कॉमन ले लो और बाहर 1/2 उसका स्वागत करेगा, कैसे, काट देगा उन दोनों को। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 4, यहाँ पे सिंपली 1/t बच गया, माइनस यहाँ पे 1/t² बच गया, डॉट ये e की पावर t dt हो गया। आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मेट वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यही फॉर्मेट बन गया यहाँ पर। अगर मैं इस 1/t को एक फंक्शन बोलूँगा f ऑफ t, तो ये जो -1/t² है ना, ये इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा f'(t). आप एक बार 1/t का डिफ्रेंशिएशन करके देखो, 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/t का होता है -1/t², तो इसी का डिफ्रेंशिएशन है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको f ऑफ t बोलूँगा तो ये f'(t) हो जाएगा। तो यही फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का आंसर क्या आता है, e की पावर x f ऑफ x मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन जो पढ़ा है ना वो यहाँ पे नहीं आता, जो ओरिजिनल फंक्शन है ना वो आएगा e की पावर x के साथ में। तो यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन क्या है, 1/t, तो 1/t ही आएगा इसके e की पावर t के साथ में।
तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ई की पावर टी एफ ऑफ टी क्या है 1/t ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया ख़त्म। सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ये फॉर्मेट लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे अब लिमिट्स 2 से 4 है, तो यहाँ पे 2 से 4 ये बन गया। ठीक है, अब मैं 4 डालूंगा, 2 डालूंगा, अगले पेज में सोल्व करूंगा। तो देखो दोस्तों ये है, इसको अब आगे कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 पुट करूँगा, तो ई की पावर 4 और यहाँ पे बन जाएगा 1/4। फिर अपर लिमिट पुट कर दी, फिर लगाऊंगा माइनस। अब मैं ये लोअर लिमिट पुट करूँगा, फिर 2 रखूँगा तो क्या बन जाएगा ई की पावर 2 × 1/2। यहाँ से जो भी चीज़ें कॉमन ले सकते हो सारी कॉमन उठा लो। तो देखो क्या बनेगा, ये आप ना पहले तो इनको कॉमन ले लो ना, ये जो जो बन रहा है ना यहाँ पर, इनको कॉमन यहाँ से उठा लो। यहाँ पर क्या बनेगा, आई बराबर ई की पावर 4 ई की पावर 2, तो ई की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ई स्क्वायर बचेगा, नीचे की तरफ 4 है माइनस, ये 4 और 2 रहने देना, आपको लग रहा हो कॉमन ले ले, लेकिन अभी रहने दो, एलसीएम ले लेंगे अभी इनका। फिर इधर क्या बचा 1/2 बचा, तो ई स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 2 का 4 आ जाएगा, ये ई स्क्वायर है माइनस 2 इस 4 को काटेगा तो 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऐसा बन जाएगा। तो हो गया बस खत्म, इसमें क्या ही करेंगे आगे, इसको इतना ही छोड़ दो। ई स्क्वायर ब्रैकेट में फिर ई स्क्वायर माइनस 2/4। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपको ना ये फॉर्मेट दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, जब भी ई की पावर एक्स के साथ में कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आए और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो पक्का यही मतलब लगेगा, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए, आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, इसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे और मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 1/3 to 1, फिर एक्सप्रेशन क्या है, x माइनस एक्स क्यूब का है क्यूब रूट 1/3 है पावर, डिवाइड बाई x4 मल्टीप्लाई बाई dx इज़, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 6, 0, 3, 4। और ऐसे क्वेश्चन में हम तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पर हमें पूरा सोल्व ही करना पड़ता है और यहाँ पे कोई हिंट भी नहीं मिलता कि भाई ये आंसर होगा, तो कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको देखो कैसे सोल्व करें। यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो कि यार इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया, लेकिन बढ़िया किया यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, इससे आपको कुछ ये जो फॉर्मेट है ना, इस टाइप का फॉर्मेट, इसको समझने का मतलब टाइम मिलेगा, एक टाइप से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले आप अगर ऐसे रैंडम कोशिश करोगे, बिल्कुल करनी चाहिए ना, आप कुछ तरीकों में फेल होगे तभी आपको पता चलेगा कि इसको कितने तरीकों से नहीं करना। अगर हम यहाँ पे जैसे ऐसे सोचें कि मैं सब्सटीट्यूशन से ही करना पड़ेगा और कोई तरीका तो है नहीं, कोई फॉर्मूला इसका डायरेक्ट नहीं है, सब्सटीट्यूशन से देखेंगे भी, बाई पार्ट्स इसको आप समथिंग इनटू समथिंग नहीं लिख सकते, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं बना सकते क्योंकि नीचे तो x4 है, तो इसको किसी न किसी चीज़ को t मानेंगे, उसी टाइप से करना पड़ेगा। किसको t माने, यहाँ पे अंदर की तरफ क्या है x माइनस एक्स क्यूब, अगर मैं गलती से x माइनस एक्स क्यूब को t बोलूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 3x² और ऐसे dx, ये कहीं ना कहीं मेरे को दिखना चाहिए, कहीं भी नहीं दिख रहा। अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर हम x4 को t माने तो इसका डिफ्रेंशिएशन 4x³ dx बराबर dt, तो x³ dx, 4 को तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन x³ dx ये भी हमें एज सच डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। वैसे x³ अंदर है, लेकिन x³ dx होना चाहिए, dx के बगल में खड़ा रहना चाहिए x³, लेकिन यहाँ पे x³ जो है वो तो बहुत अंदर है, वो फिर उसको फिर हम dt नहीं बोल पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो फिर करें तो करें क्या। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा आपको हिंट मिलेगा, ये नीचे की तरफ सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दिखेगा x⁴, बहुत सिंपल सा। अब यार एक टाइप से ना dx के साथ में नहीं है, लेकिन ये उल्टा है, देखो 1/x4 है। एक बार के लिए आप ये चीज़ भूल जाओ, ये वाली चीज़, x4 नीचे की तरफ है ना, ऐसे 1/x4 है और यहाँ पे dx है। ये 1/x4 ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, तो एक टाइप से ये 1/x³ के डिफ्रेंशिएशन से 1/x4 आया होगा। जैसे अगर x³ ऊपर होता तो इसके डिफ्रेंशिएशन में x² मिल जाता है, वो 3x², पावर कम हो जाती है। लेकिन जब नंबर उल्टा होता है ना, उल्टा, तब उसकी पावर और मतलब नीचे की तरफ बढ़ जाती है, ओवरऑल कमी होती है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, n × x⁻n−1, एक पावर कम हो जाती है, तो 1/x³ का 1/x4 इस टाइप से बन जाता है। तो यहाँ पर हिंट ये है कि अगर हम एक काम करें ऊपर से, देखो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड पावर भी है 1/3, तो हम
यहाँ पे 1/3 पावर है ना, तो हम अंदर से 3 पावर कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो अंदर से हम क्यूब कॉमन लेंगे। समझ गए? उल्टा करेंगे तभी ये एक दूसरे को काट पाएंगे। तो अंदर से क्या कॉमन लेना चाहिए हमें? एक्स क्यूब कॉमन लेना चाहिए। अगर आप अंदर से एक्स कॉमन लोगे तो बाहर वो एक्स निकलेगा, तो एक्स की पावर 1/3 लग के बाहर निकलेगा, उसकी शक्ल वैसे ही खराब होगी, अंदर भी वो कोई खास शक्ल बनेगी नहीं उसकी। तो हमें अंदर से फुल पावर कॉमन ले लेनी चाहिए। जितनी भी मैक्सिमम पावर है ना वो कॉमन ले लो। ऐसे फॉर्मेट कई जगह मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे अगर आपको एक्स की पावर 7 मिलेगा ना, एक्स की पावर 7, तो यहाँ पे 1/7 मिलेगा, यहाँ पे एक्स की पावर 8 मिलेगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन और भी टाइप से बन सकता है। तो आपको ये आप 2-3 तरीके लगा के देखोगे ना तो फेल हो जाएगा। फिर हमें कुछ और दिमाग लगाओगे तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा तरीका। यहाँ से अंदर से क्या कॉमन ले लो? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या है? एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कॉमन ले लो बाहर अंदर से। तो ऐसा हो जाएगा 1/3 to 1। अंदर से जब आप एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो पहले बताओ अंदर क्या बचेगा? एक्स में से जब आप एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो बन जाएगा 1/x²। माइनस की जगह माइनस, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कॉमन, एक बच जाएगा। इसकी पावर कितनी है? 1/3। आप अंदर से एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो वो बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब, लेकिन उस एक्स क्यूब की पावर भी 1/3 लग के बाहर आएगा वो, क्योंकि यहाँ पे होल पावर 1/3 है। जो भी बाहर आएगा उसकी पावर 1/3 लग के ही वो बाहर निकलेगा। डिवाइड बाई नीचे कितना है? x4 dx हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का क्यूब रूट है, पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो 3 से 3 कट जाएगा, सिंपली एक एक्स बाहर आ गया। अंदर से एक्स क्यूब निकाला लेकिन बाहर आके वो एक्स ही बना, क्योंकि क्यूब रूट का यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है। 1/3 to 1, बाहर एक एक्स है। ये जो एक्स है ये एक x4 को काटेगा, ये सिंपली एक एक्स ही तो बचा, एक्स की पावर 1 है, ये 3 से 3 तो कट गया। तो x इस x4 को काटेगा तो नीचे की तरफ x क्यूब आ जाएगा, और ऊपर क्या बचा? 1/x² - 1, और ये इसकी पावर 1/3 डॉट dx। ठीक है। वैसे हमने सोचा था कि यहाँ पे x4 है, नीचे की तरफ x4 है, तो 1/x³ के डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, फिर 1/x³ को हम t मान लेते हैं। लेकिन अब थोड़ा और चेंज हो गया, नीचे की तरफ x³ आ गया, लेकिन अब अंदर की तरफ है 1/x² - 1। अगर हम इसको t मानेंगे ना तो इसी का डिफ्रेंशिएशन होता है, ये 1/x³। होता कि नहीं होता? देखो करके बताता हूँ मैं, होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? लेट सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ, इस -1 को भी ले ही लो साथ में, कांस्टेंट को क्यों छोड़ रहे हो? 1/x² - 1, और यहाँ पर इसको मैंने t बोल दिया। ठीक है। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ ताकि dx का जुगाड़ भी हो जाए, dt बन जाए ऐसा कुछ। तो 1/x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है अलग से बता देता हूँ। 1/x² का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, x की पावर -2 d/dx। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n-1। ये पावर आगे आ जाती है तो ये -2 आगे आ जाएगा, और इसकी पावर में -1 और हो जाएगा, तो x की पावर -2 -1, तो -3 हो जाएगा टोटल। तो ये बन जाएगा -2 बटा x की पावर -3, तो नीचे की तरफ x की पावर 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो 1/x² का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2/x³। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। बगल में x का करेंगे तो dx तो आएगा ही आएगा, -1 का क्या हो जाएगा? 0, और t का क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने देखो चेंज कर दिया ना, देखो इसको मैं t बोलने का जुगाड़ कर लिया मैंने, इसकी जगह t आ जाएगा। तो x³ 1/x³ dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये dt, और ये -2 उधर भेज दो, थोड़ा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इस -2 को उधर भेज दो, तो ऐसा हो जाएगा 1/x³ इंटू dx बराबर -2 उधर, तो dt/-2 ऐसा हो गया। तो इसका जुगाड़ भी हो गया और अंदर वाले का जुगाड़ भी हो गया। लिमिट्स भी चेंज कर दो, है ना, लिमिट्स भी चेंज कर दो। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, क्या थी मतलब ओल्ड, और क्या होगी मतलब न्यू। तो ओल्ड लिमिट्स तो क्या है? अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 1/3, 1 एंड 1/3। नई वाली अपर लिमिट के लिए न्यू मतलब टी, न्यू लिमिट मतलब टी की वैल्यूज़, नई वाली टी की वैल्यूज़। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा? सबसे पहले अपर लिमिट 1 है ना, तो 1 उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा। रफ में सोल्व करते हैं, चलते इसको। सबसे पहले अपर लिमिट 1 उठाकर इसमें डालो, तो क्या मिल जाएगा? 1/1² - 1 बराबर टी। तो ये ऐसा हो जाएगा 1/1² - 1 बराबर टी। टी की ये क्या हो जाएगा? 1/1 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। तो नई वाली अपर लिमिट क्या होगी? 0।
नई वाली लोअर लिमिट निकालने के लिए 1/3 उठाकर मैं यहाँ पे डालूंगा, तो मैं क्या डालूंगा इस बार 1/3, कहाँ पे, x की जगह पे, तो 1/x² - 1, x की जगह 1/3 डालूंगा तो 1/3 इक्वल टू ये t मिलेगा हमें। देखो 1/1/3 का होल स्क्वायर है, तो ये जो 3 का स्क्वायर है ना सबसे नीचे है, वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 3 का स्क्वायर सबसे ऊपर -1, और इस 1 का और इस 1 का कोई मतलब नहीं रहा। फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -1, आंसर कितना आ गया 8 आ गया। तो नई वाली लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इससे चौंकना मत कि अपर लिमिट छोटी आ गई लोअर लिमिट बड़ी आ गई, ऐसा हो सकता है। ऐसे किसी छोटे नंबर का ठेका नहीं, मतलब छोटे नंबर ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि वो लोअर लिमिट में आएगा, या फिर बड़ा नंबर हमेशा अपर लिमिट में आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, छोटे बड़े नंबर अपर लिमिट लोअर लिमिट कहीं पर भी आ सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, नई शक्ल क्या होगी क्वेश्चन की, लोअर लिमिट क्या होगी नई वाली 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अपर लिमिट क्या है 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 1/x² - 1, उसकी जगह t आ जाएगा। अब इसकी पावर 1/3 है, तो t की भी पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई जो dx/x³ है, dx/x³ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dt/-2, यहाँ पे dt/-2, -2 को नीचे वाले -2 को मैं बाहर ले जाता हूँ, -1/2, इसको सोल्व कर लेंगे तो -1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी x की पावर n वाला फॉर्मूला है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पावर में एक नंबर जुड़ जाएगा और नीचे भी वही आ जाएगा पावर वाला नंबर। ठीक है, तो इस 1/3 में एक नंबर जुड़ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा t की पावर 4/3। ठीक है, 1/3 + 1 तो बन जाएगा 4/3, और नीचे भी 4/3। यहाँ पे इसकी लिमिट्स क्या लगेगी 8 से 0, 8 से 0। यहाँ पे जो 4/3 ना इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो, इस पूरे झंझट से बाहर निकाल लो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 4/3 बाहर आएगा, तो देखो 3 सबसे नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, तो -3/4 तो बीच में, ये तो 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा 8। अंदर क्या बचा t की पावर 4/3, नीचे की तरफ 8, ऊपर की तरफ 0। सबसे पहले मैं अपर लिमिट लिखूंगा, फिर लोअर लिमिट, तो देखो क्या बनेगा -3/8 है बाहर की तरफ, अंदर क्या होगा सबसे पहले मैं 0 रुकूंगा, तो 0 की पावर 4/3 0, फिर माइनस लगाऊंगा। अब मैं अपर लिमिट लिखूंगा, तो 8 की पावर 4/3। ठीक है, ऐसा हो गया। इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस, देखो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, फिर ये माइनस का आ गया, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस का, बाहर है 3/8 मल्टीप्लाई बाय, अंदर क्या होगा, देखो 8 की पावर कितनी है 4/3, तो जो बटा 3 है ना इसको सोल्व कर लो पहले, मतलब आप सबसे पहले ये जो 8 की पावर है ना 1/3, इस 4 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 क्या होता है 2 होता है, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब, और 8 का क्यूब रूट है, तो वापस से 2 आ जाएगा, तो 2। आपने सबसे पहले 8 की पावर 1/3 को सोल्व कर लिया, अब मैं लगाऊंगा पावर 4। ठीक है, 8 की पावर 1/3 सोल्व हो गया, पावर 4 यहाँ पे बच गया। अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है ना, तो ऊपर कितना है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 हो गया 16, इसको ये काटेगा तो 8 दूनी 16, 2 बच जाएगा यहाँ पे, 3 × 2 कितना हो गया ये हो गया 6, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे किया, यहाँ पर शानदार क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, यहाँ पर हमने अंदर से जो ये फॉर्मेट है ना x³ वगैरह, बाहर क्यूब रूट है, तो अंदर से मैंने x³ कॉमन ले लिया, क्योंकि वही मैक्सिमम पावर थी। उसका एक और फ़ायदा है, यहाँ पर उसी का उल्टा है 1/3 है, तो x³ कॉमन ले लेंगे तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर हमें ऐसा कुछ दिखे, ऐसा काटापिटी होने के बाद ऐसा दिखेगा, फिर मैं इस अंदर वाले को, इसको तो बोल दूंगा t, तो ये जो एक्सप्रेशन ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आंसर अपना ये आगे बाकी कैलकुलेशन है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर लिखा है इफ़ f(x) = 0 to x, फिर यहाँ पर है t sin t dt, और फिर लिखा है देन f(x) = तो देखो दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है ना, इसके 4 आंसर दे रखे हैं, फिर यहाँ पर A B C D, ये आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। इवन इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है बाय सब्सटीट्यूशन वगैरह, उससे भी कोई लेना देना इसका नहीं है। इसका फिर किस चीज़ से लेना देना है, इसका लेना देना है बेसिक से। यहाँ पर देखो क्या बोला, ये f(x) है, f(x) ये ऐसा है, ये यहाँ पे वेरिएबल क्या चल रहा है, अंदर की तरफ t चल रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। बाय द वे, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे से समझा दूंगा
यहाँ पर टी वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी में आएगा, फिर लिमिट्स डालेंगे तो एक्स और जीरो, तो एक्स में आंसर आने लग जाएगा क्योंकि लिमिट हम फाइनली लास्ट में डालते हैं। लिमिट में क्या है, एक्स है, तो आंसर एक्स में आएगा, तो वो एक्स वाला एक्सप्रेशन जो होगा वही अपना एफ ऑफ एक्स है। क्वेश्चन में फिर क्या पूछा, एफ डैश एक्स निकालो। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके क्या क्या हैं। एक तरीका तो क्या है, वो थोड़ा सा लेंथी है, दूसरा वाला शॉर्टकट है। तो लेंथी वाला तरीका है बहुत आसान। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या करना, देखो एफ ऑफ एक्स है उसका एफ डैश करना ना। तो इसमें क्या किए कि सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर अभी ये इंटीग्रेशन की मतलब पोस्चर में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन उसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें एफ डैश एक्स मिल जाए। तो ये वाला तरीका कैसे लगाएंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन वगैरह किसी से लेना देना नहीं है, बस आप इसको इंटीग्रेट करो। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 0 to x, यहाँ पे t साइन टी डी टी है। तो मैं एक बार इस इंटीग्रेशन को अलग से कर लेता हूँ, मैं इसको आई बोल देता हूँ। आई बराबर क्या है, टी साइन टी डी टी। इसको मैं सोल्व करूँगा, कैसे सोल्व करूँगा, इसको मैं करूँगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में और यहाँ पे लिखोगे आप आई एल ए टी ई। तो जो साइन टी है ये तो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और जो सिंपल सा टी है वो है एक एल्जेब्रिक फंक्शन। तो जो पहले आता है आईलेट में वो होता है फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आता है वो होता है सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट इंटू सेकेंड इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे होता है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप सबसे पहले पहले वाले का इंटीग्रेशन लिखो, पहला वाला एज इट इज आएगा और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ये हुआ। फिर लगाते हैं माइनस और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन और एक बड़ा सा ब्रैकेट। उसके अंदर क्या आता है, दो चीज़ें आती है उसके अंदर। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डैश लगा रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय, सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसा। तो ऐसा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि मैं इसमें लगाऊंगा। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, आई इक्वल टू सबसे पहले टी एज इट इज साइन टी का इंटीग्रेशन। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी होता है। तो यहाँ पर मैं पूरा लिखने की कोशिश नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट समझ सकते हो क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत बार किया है। तो फिर ही लगेगा यहाँ पे माइनस, तो ये लो आप यहाँ पे माइनस। इसके बाद में इंटीग्रेशन का ये फिर से ये इंटीग्रेशन वाला ये साइन आएगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी। तो माइनस माइनस क्या आएगा यहाँ पे, कोस टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा डी टी, क्योंकि इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो ये मल्टीप्लाई में है, ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा आई इक्वल टू टी, ये माइनस कोस टी, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी डी टी। तो आई इक्वल टू माइनस टी कोस टी प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, प्लस यहाँ पे सी लगाऊंगा, लेकिन अभी रहने दो क्योंकि इसको उठाकर मैं एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में पुट करने वाला हूँ। तो देखो एफ ऑफ एक्स ये है, इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया ये वाला। तो मैं अगर दोबारा क्वेश्चन लिखूँ, क्वेश्चन ये एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, यहाँ पे टी साइन टी डी टी, टी साइन टी डी टी, इस पूरे का इंटीग्रेशन ये है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये माइनस टी कोस टी प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x हो गया। सबसे पहले मैं x रखूँगा इसके अंदर, तो x रखने पर क्या मिलेगा, डायरेक्ट इधर ही लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर x रखूँगा तो ये माइनस का x कोस x प्लस साइन x मिलेगा। x रख दिया मैंने, अब मैं 0 रखूँगा तो देखो 0 इंटू कोस 0 प्लस साइन 0, तो सब 0 0 हो गया, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस का 0 आ गया। हमें क्या पूछा है, एफ डैश एक्स, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे वो u इंटू वी वाला रूल लग जाएगा। क्या होता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन प्लस मल्टीप्लाई बाय v चुपचाप, फिर u चुपचाप और v का डिफरेंशिएशन, ये वाला तरीका मैं लगाऊंगा। तो माइनस की जगह माइनस, x का डिफरेंशिएशन 1, उस टाइम कोस x एज इट इज, फिर माइनस x एज इट इज और कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये प्लस का साइन x बन जाएगा, प्लस साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस का कोस x हो जाएगा। ठीक है, इस पहले वाले नंबर का डिफरेंशिएशन तो ये हो गया और दूसरे वाले साइन x का ये हो गया। आप देखो कोस x से कोस x कट जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर क्या बचेगा, x साइन x, ये बच गया। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें
तो एक्स साइन एक्स वाला ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन ये करने में देखो आपको हमें बहुत सारी चीज़ें लग गई कि पहले इंटीग्रेशन किया फिर अगेन डिफरेंशिएशन किया। तो इसके बजाय हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड, इसको हम इधर डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, एक इसके अंदर अपनी एनसीईआरटी में एक टॉपिक है कि ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, इस टाइप का इंटीग्रेशन, इसको हम बोलते हैं एरिया फंक्शन। वो मैंने बताया नहीं क्योंकि उस टॉपिक की बहुत क्लास 12 एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंस है उसकी, तो उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब ये क्वेश्चन मिला तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप सबको पता होगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका मतलब होता है एरिया। क्या होता है उसका मतलब? एरिया होता है। तो एरिया जनरली फिक्स होता है, लेकिन अगर हम एरिया के जैसे एरिया की दीवारें ना रोके, एरिया की कोई भी चीज़ है उसकी दीवारें अगर वेरिएबल है तो वो चीज़ भी फिर वेरिएबल होती है। कैसे? जैसे कोई फंक्शन है यहाँ पर, जैसे इसी सिचुएशन को मैं लेने की कोशिश करता हूँ। समझो कि ऐसा है, अंदर की तरफ ये, इसको मैं मान लेता हूँ जी ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से क्या है एक्स है, और इसको क्या बोल रखा है, ये एफ ऑफ एक्स बोल रखा है। इसको क्या बोल रखा है? एफ ऑफ एक्स। देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, मैं सबसे पहले जी ऑफ टी का डायग्राम बनाऊंगा, तो कुछ इस टाइप का होगा जी ऑफ टी का डायग्राम। ये क्या अपना जी ऑफ टी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू जीरो से लेकर एक्स तक जा रहा है। ये मान लो ये जैसे एक्स एक्सिस होता ना, समझ लो ये टी एक्सिस है, मतलब ये इधर टी की वैल्यू जाएगी, इधर अपना आंसर आएगा, इधर जी ऑफ टी की वैल्यू जाएगी। जीरो तो जीरो यहाँ पर है, एक्स तो एक्स यहाँ पर है। तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो वो कौन सा एरिया? एक्स बराबर ये जीरो वाली लाइन, सॉरी टी बराबर जीरो वाली लाइन, टी बराबर एक्स वाली लाइन, वर्टिकल लाइन, और ऊपर की तरफ ये कर्व ढक लेगा और नीचे की तरफ अपना ये एक्स एक्सिस ढक लेगा, ठीक है। ये तो इस प्रकार ये कुछ पोर्शन कवर हो गया चारों तरफ से। इस वैल्यू का आंसर यही एरिया होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? जीरो से लेकर एक्स तक, जीरो से लेकर एक्स तक। यहाँ पर ये एक्स वेरिएबल है तो एक्स आगे और पीछे हो सकता है। तो ये जो एरिया है ये भी एक क्या है? वेरिएबल है। इस एरिया को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है? एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या है? ये एक टाइप का एरिया है। क्या है? एरिया। लेकिन एरिया में देखो फिक्स नहीं है, लिमिट्स फिक्स नहीं है। जीरो तो चलो ये तो फिक्स है, लेकिन ये एक्स फिक्स नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इधर उधर मूव कर सकता है। तो ये एक टाइप का वेरिएबल एरिया है। ये जो वेरिएबल एरिया होता है इसको हम बोलते हैं एरिया फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एरिया फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको मैं कंप्लीट बताऊं। एरिया फंक्शन है ना, इसको ऐसा समझ लो, एरिया फंक्शन को आप ए एक्स समझ लो। क्या समझ लो? ए एक्स। तो ऐसा हो गया एरिया फंक्शन ए एक्स बराबर ये है एरिया, जीरो टू एक्स जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक टाइप का एरिया ही होता है। अगर यहाँ पे लिमिट्स वेरिएबल है, जैसे जीरो से एक्स है, तो एक ये वेरिएबल एरिया हो जाएगा। उसमें क्या है? उस वेरिएबल एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरिया फंक्शन बोलते हैं। अब इस वेरिएबल एरिया का इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे या फिर जो भी बुक है उसमें देखोगे तो आप पाओगे कि दो थ्योरम्स है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस और दूसरी सेकंड थ्योरम ऐसे है। तो फर्स्ट में ये लिखा है, इस एरिया फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सीधा सीधा वहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है। तो इस ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए डैश एक्स। और इधर की तरफ जी ऑफ टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा जी ऑफ, यहाँ पे देखो इसका हमें एक तो एल एच एस का डिफरेंशिएशन किया, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए डैश एक्स हो गया। आर एच एस का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर एच एस ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेशन के पोस्चर में, इंटीग्रेशन की मुद्रा में है ये, है ना। इस इंटीग्रेशन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जो डिफरेंशिएशन है ना वो इस इंटीग्रेशन को काट पाएगा और ये अंदर वाला फंक्शन एज इट इज बाहर आ जाएगा। क्या आएगा? जी ऑफ टी, नहीं यहाँ पे जो एक्स है ना एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स। समझ गए मेरी बात? जो वेरिएबल होगा वही यहाँ पे आपको छाप देना है। समझ गए? इसका जब आप वापस इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया? ए एक्स का ए डैश एक्स हो गया। इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते वक्त ये इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, जो ये वेरिएबल है एक्स वही यहाँ पे आ जाएगा। फाइनल वेरिएबल तो ये है ना, यही तो आप समझते हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो टी है इसकी जगह वाई लिख लो, आंसर में कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर में फ़र्क किस बात से पड़ता है? इनकी लिमिट से, ठीक है। लिमिट कम ज़्यादा तो आंसर कम ज़्यादा होगा। यहाँ पे टी की जगह वाई हो जेड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे टी वगैरह नहीं आएगा, लिमिट्स आएगी एक्स। तो ये बनता है।
तो ऐसा ही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन ये था, देखो आप तो बस इन दो चीज़ों को दिमाग में रखो। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ax है तो उसका डिफरेंशिएशन में ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। वैसे अपने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अपने क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x टी साइन टी डी टी, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं इस जैसे इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया ना, हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, इस एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे ए एक्स का ए डैश एक्स हो गया, वैसे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो एल एच एस में एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा बराबर। आर एच एस में क्या होगा, आर एच एस में देखो जो जी ऑफ टी, जो ये अंदर इंटीग्रेशन के अंदर है ना, वही बाहर आ जाएगा सेम टू सेम। लेकिन वेरिएबल का ध्यान रखना, अंदर भले कोई सा भी वेरिएबल हो, आफ्टर ऑल लगता कौन सा वेरिएबल है, जो लिमिट वाला होता है वो। यहाँ पे 0 to x है तो x यहाँ पे मैंने अंदर डाल दिया, यहाँ पर भी 0 to x है तो x आप इसके अंदर डाल दो, तो t की जगह भी x आ जाएगा और साइन t की जगह भी अपना साइन x आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, एलएचएस में एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, आरएचएस में टी साइन टी का वही टी साइन टी हो गया, लेकिन वो एक्स डालने के बाद। ठीक है, एक्स जरूर डालते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आए हैं। ये वाला तरीका शॉर्ट है, ठीक है, बहुत शॉर्ट है, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए रेफरेंस के लिए ना एक चीज़ मैं बताऊं कि ऐसा थ्योरम है, सीधी सीधी थ्योरम है, और थ्योरम यही है, आप ये याद रख लो। ठीक है, थ्योरम ये है, डायरेक्ट ये लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए लेकिन, ठीक है, तो ये लगा सकते हो। एनसीईआरटी में इसका प्रॉपर स्टेटमेंट भी है और स्टेटमेंट यही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप याद रखोगे तो ऐसा बन जाएगा, नहीं याद रख पाओगे तो आपके पास पूरा तरीका तो है ही। पहले ये इंटीग्रेशन निपटा दो, फिर बाद में डिफरेंशिएशन कर देना। इंटीग्रेशन फिर वो बाई पार्ट्स वगैरह कर के ये बन गया, उसमें फिर लिमिट भी डाल देना, पहले लिमिट डालोगे, बाद में डिफरेंशिएशन होगा। तो ये बन गया ऑप्शन बी। आफ्टर ऑल दोनों ही तरीकों से, ये भी एक्स साइन एक्स आया और ये भी एक्स साइन एक्स आया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।